नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। सोच रहा था कुछ भूमिका बनाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि बगैर किसी भूमिका के सीधे कहानी पर आते हैं। अच्छा, कई सारे हमारे मित्र हैं, दर्शक हैं, जो ये कहते हैं कि क्राइम की इस तरह की दर्दनाक वाक़यों को, घटनाओं को मैं कहानी क्यों कहता हूँ। बेसिकली देखिए, ये कहानी कहने का मतलब कोई फिक्शन वाली बात नहीं है। कहानी इसलिए कहता हूँ क्योंकि जर्नलिज्म की दुनिया में, न्यूज़ की दुनिया में हर रिपोर्ट को एक स्टोरी कहा जाता है। तो उस लिहाज से कहानी कहता हूँ। कहानी मतलब ये नहीं कि कोई काल्पनिक कहानी है या फिर कोई बहुत दिलचस्प कहानी है, वो वाली बात नहीं है। स्टोरी, न्यूज़ स्टोरी कहते हैं, न्यूज़ स्टोरी, तो ये न्यूज़ कहानी है बेसिकली। तो आइए इस एक्सप्लेनेशन के बाद अब शुरुआत करता हूँ। 8 साल पुरानी ये बात है। छत्तीसगढ़ में एक जगह है कवर्धा। आप सबने नाम ज़रूर सुना होगा। इस कवर्धा टाउन में काफ़ी नामी एक डॉक्टर दंपत्ति हुआ करती थी। डॉक्टर गणेश सूर्यवंशी 54 साल और इनकी पत्नी डॉक्टर उषा सूर्यवंशी, इनकी उम्र थी 52 साल। तो पति पत्नी दोनों डॉक्टर थे, हॉस्पिटल्स में काम करते थे, लोगों की मदद करते थे, समाज में इनकी काफ़ी इज्जत थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 6 अप्रैल 2017 को इनके साथ जो है कुछ बहुत ही बुरा हुआ। आस पड़ोस के लोगों को इनके मकान के अंदर से बड़ी तेज़ बदबू बाहर आती हुई महसूस हो रही थी। लोगों ने थोड़ा पहले रियलाइज़ किया, पहले तो उनको लगा कि शायद कोई जानवर वगैरह मर गया होगा कहीं। इंसान पहले यही सोचता है, लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा कि नहीं, 2-3 दिनों से डॉक्टर दंपति की भी कोई बातचीत किसी से नहीं हुई, बाहर नहीं निकले, हलचल नहीं है, ऊपर से इतनी तेज़ बदबू आ रही है, तो लोग थोड़े चिंतित हुए और जितना वो ताक झांक करके देख सकते थे उन्होंने देखा। और उसके बाद उन्होंने पुलिस को इत्तला दी, ये शक जताते हुए कि कोई अनहोनी हो गई है, आप जल्दी चले आइए। तो कवर्धा की जो पुलिस है वो वहाँ मौके पर पहुँची और मौके पर पहुँचकर उन्होंने जो मंजर देखा वो काफ़ी डरावना था। घर में चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था, कमरे से लेकर आंगन तक, और आंगन में पति पत्नी दोनों की लाश पड़ी हुई थी। दोनों की लाश को देखकर ऐसा लगता था कि शायद उन्हें घसीट कर कमरे से बाहर आंगन तक लाया गया है। खून की धार थी। तो और बॉडीज़ की हालत ऐसी थी कि वो काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। इससे पुलिस को ये भी शक होने लगा कि शायद ये जो डबल मर्डर की वारदात है ये कम से कम 2 से 3 दिन पहले हुई होगी। तो पुलिस को ये जानकारी मिली और पुलिस मौका वारदात पर पहुंचकर बड़ी बारीकी से पुलिस ने एक एक चीज़ का मुआयना किया और बॉडीज़ को रिकवर करके पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। अब इस तरह की कोई घटना जिसमें एक परिवार में 2 लोग हो, 2 लोगों की हत्या हो जाए और हत्या करने वालों का पता न हो, घर का दरवाज़ा खुला हुआ हो, तो पहले इंसान सोचता है कि शायद कोई लूटपाट या डकैती वाली बात होगी। तो पुलिस ने भी यही सोचा और बहुत बारीकी से सीन ऑफ क्राइम का पुलिस ने मुआयना किया। लेकिन मुआयना करने के बाद पुलिस ने कोई फोर्स्ड एंट्री का निशान जो है पुलिस को नहीं दिखा, यानी दरवाज़ा तोड़ना या किसी ने आसपास के लोगों ने भी कोई शोर शराबा या कोई किसी चीज़ को हिट करने का कोई साउंड किसी ने नहीं सुना था। तो फोर्स्ड एंट्री के कोई भी मार्क या निशान यहाँ पर नहीं मिले। दूसरा ये कि घर में कोई भी चीज़, कोई भी वैल्यूएबल वो बिखरी हुई नहीं थी, कोई अलमारी टूटी नहीं थी। इससे जो है लूटपाट और डकैती की जो संभावना पहले पुलिस के मन में थी वो संभावना रूल आउट हो गई। और अब पुलिस को ये लगने लगा कि ये इस डबल मर्डर के पीछे ज़रूर जो है कोई दुश्मनी, कोई रंजिश वाली कोई कहानी है। अब डॉक्टर दंपत्ति का ये जो परिवार था, इनके नाते रिश्तेदारों को खबर दी गई। वो लोग आए, जितने जानने वाले लोग हैं, दोस्त हैं, वो पहुँचे, जो लोग साथ में काम करते थे वो लोग आए। सारे लोगों ने फ्यूनरल अटेंड किया, सब कुछ किया। और पुलिस जो है एक एक आदमी पर बड़ी बारीकी से निगाह रख रही थी, ये देख रही थी कि इनमें से कौन हो सकता है। और पुलिस ने तफ्तीश की और तफ्तीश करके जो भी लोग इस फैमिली के साथ कनेक्टेड थे, चाहे वो नाते रिश्तेदार हों, घर में काम करने वाली मेड सर्वेंट हो या कोई ड्राइवर हो, सबको पुलिस ने एक एक करके स्कैन किया। सबकी भूमिका पुलिस ने जांची पड़ताल की अपनी तरफ से। लेकिन कोई भी ऐसा बहुत क्लियर कट सस्पेक्ट जो है वो पुलिस को तब 2017 की बात बता रहा हूँ, तब नज़र नहीं आया। और पुलिस ने बहुत कोशिश की, कोई सीसीटीवी फुटेज जो है नहीं मिला पुलिस को, क्योंकि न तो इनके घर में कोई कैमरा लगा हुआ था और न ही घर के आसपास कोई ऐसा सीसीटीवी था उस समय।
आज से 8 साल पहले कवर्धा में। तो कोई एविडेंस या कोई क्लू पुलिस को मिल ही नहीं पाया और काफ़ी दिनों तक हाथ पांव मारने के बाद धीरे धीरे ये मामला जो है ठंडे बस्ते में चला गया। उसके लिए इंग्लिश में एक टर्म है कोल्ड केस, लिटरल टर्म ही है देखा जाए तो। हिंदी में हम लोग ठंडे बस्ते में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कोल्ड केस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पुलिस ने शुरुआती दिनों में बड़ी मेहनत मशक्कत की, लेकिन पुलिस को इस मामले में कोई कामयाबी नहीं मिल पाई और धीरे धीरे ये केस जो है वो ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन ये सच था कि बहुत हाई प्रोफाइल मर्डर केस था। एक डॉक्टर दंपत्ति का घर में घुसकर कोई कत्ल कर दे और पुलिस उस केस को सॉल्व न कर पाए, तो सारे कवर्धा के जो भी ऑफिसर्स थे उनको ये केस जो है वो बड़ा पिंच करता था। तो जब जो पुलिस ऑफिसर इन 8 सालों में कवर्धा में आए, उन पुलिस ऑफिसर्स ने इस केस को अपनी तरफ से एक्सप्लोर करने का, इन्वेस्टिगेट करने का पूरा प्रयास किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लंबा टाइम स्पैन गुजर चुका था और जितना टाइम स्पैन गुजरता है आपको पता है कि सबूत भी जो हैं और सुराग भी जो हैं वो धीरे धीरे डाइल्यूट होते जाते हैं। वक्त की मार ऐसी होती है। तो केस जो है सॉल्व नहीं हो पा रहा था। अभी फिर से कवर्धा पुलिस ने इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने का फैसला किया और इस मामले की जांच की जिम्मेदारी जो है एडिशनल एसपी पुष्पेंद्र सिंह बघेल को सौंपी गई। बघेल साहब की जिम्मेदारी में, उनकी निगरानी में एक पूरी की पूरी टीम बनी और जिस टीम ने इस मामले को री इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। री इन्वेस्टिगेशन के क्रम में सबसे पहले पुलिस ने यही पता लगाया कि वो कौन कौन से सस्पेक्ट इस मामले में पहले पुलिस की रडार में आए थे और उन सस्पेक्ट्स के साथ प्रीवियसली क्या फाइंडिंग पुलिस को मिली थी। तो पुलिस ने सारे बही खाते देखे, जो सस्पेक्ट्स थे पहले उनके नाम पता देखे। कुछ लोगों से पुलिस ने पूछताछ की। तकरीबन सारे के सारे लोग जो पुलिस के रडार में आ चुके थे, चाहे वो नाते रिश्तेदार हों, अड़ोस पड़ोस के लोग हों, घर में काम करने वाले लोग हों, इन सारे लोगों के खिलाफ या सारे लोगों के पीछे मैं कहूँगा पुलिस ने अपने जासूस लगा दिए। बड़े साइलेंट तरीके से लोग जो है इनकी एक्टिविटी ऑब्जर्व करते थे, पुलिस के लोग, ये देखने के लिए कि कोई ऐसा अनयूजुअल चीज़, कोई ऐसी अनयूजुअल बात अगर पुलिस को लगे, समझ में आए, तो फिर उससे दोबारा पूछताछ इस मामले में होनी चाहिए। तो खैर, इन्हीं लोगों में जो है एक इस परिवार का फॉर्मर ड्राइवर भी था जिसका नाम था सत्यप्रकाश साहू। 35 साल इसकी उम्र है। सत्यप्रकाश साहू से भी उस समय पुलिस ने पूछताछ की थी और पूछताछ करने के बाद पुलिस ने क्लीन चिट तो नहीं दी थी, लेकिन पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उसको भी जाने दिया था। तमाम लोगों को पुलिस स्कैन कर रही थी और इस क्रम में सत्यप्रकाश साहू को स्कैन करने के बाद पुलिस को इस पर थोड़ा शक दूसरे लोगों के मुकाबले ज़्यादा हो रहा था। अब सवाल यह है कि शक क्यों हो रहा था ज़्यादा? तो उसके पीछे कुछ वजहें थी। एक तो वजह यह थी कि इस आदमी का एक पुराना बैकग्राउंड था। ये एक ठगी के मामले में आरोपी था और पुलिस के पास इसके खिलाफ एफआईआर थी जिसमें ये बीच बीच में पूछताछ के लिए हाजिर भी होता था। तो इससे पुलिस को ये लग रहा था कि इसका थोड़ा सा ही सही लेकिन क्रिमिनल बैकग्राउंड तो है, लीगल मामले में ये इन्वॉल्व ज़रूर है, लीगल इलीगल मामले में। तो इस पर एक तो ये पुलिस की नज़र होती थी। दूसरा, पुलिस ने इसको मॉनिटर करना शुरू किया और उस समय इसका जो प्रेजेंस था उसके बारे में पुलिस ने इससे पूछताछ करने की शुरुआत की। और भी लोगों से पुलिस ने पूछताछ की, लेकिन सारे लोग एक एक करके फिल्टर होते गए। लेकिन ये जो सत्यप्रकाश साहू है, इससे पुलिस ने फिर से पूछताछ करने की शुरुआत की और तकरीबन 14 घंटे इससे पुलिस ने पूछताछ की और इससे ये भी पूछा कि उसकी आखिरी बार इनसे कब मुलाकात हुई थी। तो वो कोई एग्जैक्ट डेट नहीं बता पाया, लेकिन उसने ये कहा कि वो एक फॉर्मर ड्राइवर इनका था ज़रूर, लेकिन फिर वो नौकरी छोड़ चुका था तो वो अलग रहता था और कभी कभार इनसे मिलने आता था। बाकी इनको नहीं पता, इससे ज़्यादा नहीं पता। तो पुलिस जब इनसे पूछताछ कर रही थी तो इसके मोबाइल फ़ोन की जो लोकेशन है वो पुलिस ने एक बार चेक की और मोबाइल फ़ोन के वेयर अबाउट CDR निकालकर अभी फिर से पुलिस ने उसको चेक किया। चेक करने पर पुलिस ने ये नोटिस किया कि घटना जो है वो प्रकाश में आई थी 6 अप्रैल को, लेकिन हत्याकांड जो है वो 3 अप्रैल 2017 की रात तकरीबन 9 बजे के आसपास हुई थी। तो उस समय इत्तेफाक से इस आदमी का मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ था और मोबाइल फ़ोन जब नेक्स्ट ऑन हुआ तो वो ऑन हुआ कवर्धा से दूर दुर्ग शहर में। पुलिस को ये बात थोड़ी अजीब सी लगी और पुलिस को लगा कि आज के ज़माने में कोई अपना मोबाइल फ़ोन
स्विच ऑफ क्यों करेगा? मतलब हम सारे लोगों के मोबाइल फ़ोन के साथ तो दिक्कत ये होती है कि ये स्विच ऑफ नहीं होता, रीबूट नहीं होता, जिसकी वजह से हैंग हो जाती है फ़ोन, अक्सर फ़ोन हैंग हो जाता है। लेकिन इसका फ़ोन जो है वो उस रात को स्विच ऑफ हुआ था। तो पुलिस को एक ये बात थोड़ी सस्पिशियस लग रही थी। फिर पुलिस ने जब इसका लोकेशन चेक किया तो पुलिस ने देखा कि इसका लोकेशन जो है वो दुर्ग में नज़र आया। उसके बाद पुलिस ने देखा कि ये 3 तारीख की बात बता रहा हूँ, 3 और 4 तारीख की दरमियानी रात की। फिर 4 तारीख की सुबह जो है इसकी लोकेशन फिर से कवर्धा में नज़र आया। पुलिस को इन चीज़ों पर थोड़ा शक हो रहा था। पुलिस ने जब इसके लोकेशन और वेयरअबाउट्स के बारे में पूछताछ की तो ये कोई बहुत अच्छा जवाब पुलिस को नहीं दे पाया जिससे पुलिस को संतुष्टि होती। भाई क्यों गए थे, पुलिस से सवाल तो पूछेगी ही, तो उसका कोई जवाब स्पेसिफिक इसके पास नहीं था। कब वापस आए, क्यों वापस आए, उसका भी कोई क्लियर कट जवाब नहीं दे पाया। कई ऐसे सवाल हुए जिन सवालों पर ये बिल्कुल खामोश हो जाता था और इन चीज़ों से पुलिस का शक जो है इस पर और गहराता गया। मीनवाइल पुलिस पैरेलली इन्वेस्टिगेट कर रही थी, तो पैरेलल इन्वेस्टिगेट करते करते जब पुलिस को ये पता चला कि इसकी लोकेशन दुर्ग में थी तो पुलिस कवर्धा के बस स्टॉप पर पहुंची। और कवर्धा के बस स्टॉप पर सोचिए 8 सालों के बाद इस तरह की माइन्यूट जानकारी जुटाना ये कितना मुश्किल है। तो कवर्धा के बस स्टॉप पर पहुंची और पुलिस ने जो भी वहाँ गुमटी वाले होते हैं और छोटे मोटे काम काज करने वाले दुकानदार होते हैं उनसे पुलिस ने 8 साल पुरानी बात पूछी कि इतने तारीख की रात को जब डॉक्टर दंपति की हत्या हुई थी उस समय क्या आपने कभी किसी को देखा, कोई अनयूजुअल एक्टिविटी यहाँ से कोई बस लेकर गया। तो शॉकिंगली पुलिस को कुछ ऐसे गवाह मिले जिन्होंने पुलिस को बताया कि हाँ उन्होंने एक यही 30-35 साल के एज ग्रुप का, बल्कि उस समय तो इसकी उम्र और कम रही होगी, 28 साल के आसपास या 27 साल के आसपास के किसी लड़के को देखा ज़रूर था जो थोड़ा बदहवासी की आलम में था और उसने कई चाय जो है वो गटागट 2-3 चाय पी थी और उसके बाद फिर वो बस में बैठकर दुर्ग के लिए निकला था। कुछ इस तरह की जानकारी पुलिस को तफ्तीश में मिली। कुछ इस तरह की कहानी जो है वो पहले पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में भी दर्ज थी। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर पुलिस का शक जो है इस सत्यप्रकाश साहू पर लगातार गहराता जा रहा था। लेकिन कोई ऐसा कंक्रीट एविडेंस या कोई ऐसा चश्मदीद जिसने कत्ल होता हुआ देखा हो ऐसा पुलिस के पास नहीं था। कोई सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास नहीं थी। तो पुलिस जो है एक तरह से देखा जाए तो इसके इर्द गिर्द घूम जरूर रही थी लेकिन इसको पकड़ नहीं पा रही थी क्योंकि कोई बहुत अच्छा एविडेंस पुलिस को इस आदमी के खिलाफ नहीं मिल रहा था। फिर मोटिव भी समझ में नहीं आ रहा था। शुरू में पुलिस को एक मोटिव ये भी लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आदमी का डॉक्टर दंपति के साथ कोई रिलेशन ओरिएंटेड इशू हो जिसकी वजह से गुस्से में इसे नौकरी से निकाल दिया गया हो और जब नौकरी से निकाल दिया गया हो तो फिर ये खुंदक में आकर इसने डॉक्टर दंपति की जान ले ली हो। पुलिस को थोड़ा ये भी शक हो रहा था लेकिन इस थ्योरी को, इस प्रोबेबल थ्योरी को सब्सटेंशिएट करने वाला कोई एविडेंस भी पुलिस के पास नहीं था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सब कुछ सत्यप्रकाश साहू की तरफ इशारा कर रहा था लेकिन क्लियरली कुछ भी पुलिस के हाथ में नहीं था। ऐसे में पुलिस ने फाइनली ये तय किया कि अब इस आदमी का टेक्निकल एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी है और पुलिस ने फिर इस आदमी का लाई डिटेक्टर, ब्रेन मैपिंग और नार्को एनालिसिस टेस्ट, ये 3 चीज़ें करवाने का फैसला किया। ये साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है, आप जानते हैं। इसमें किसी भी आदमी से कई सारे सवाल पूछे जाते हैं और उन सवालों पर जो सस्पेक्ट होता है वो जिस तरह से रिएक्ट करता है और जिस तरह से उन सवालों का जवाब देता है उससे जो है ये मेजर किया जाता है कि आदमी सवालों के जवाब में सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। और कुछ एक तो सवाल ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं, कन्वर्स किए जाते हैं, खासकर नार्को एनालिसिस टेस्ट में, क्योंकि उसमें कुछ सेडेटिव देकर, कोई अर्ध बेहोशी की दवा देकर उससे पूछताछ की जाती है और फिर वो आदमी अर्ध बेहोशी की हालत में जो फैक्ट एंड फिगर्स उसके दिल में होते हैं वो चीज़ें बताता है। तो पुलिस ने इसके लिए बाकायदा इजाज़त ली और इस आदमी का नार्को एनालिसिस टेस्ट करवाया। और जब नार्को एनालिसिस टेस्ट करवाया तो एक ऐसी शॉकिंग, ऐसी चौंकाने वाली कहानी सामने आई कि इसके बारे में खुद पुलिस वालों ने भी नहीं सोचा था। वो कहानी कुछ यूँ है। कहानी ये है कि जब 3 तारीख को हत्या हुई थी, 3 अप्रैल 2017 को, उस दिन रात को ये सत्यप्रकाश साहू डॉक्टर दंपति के पास मिलने के लिए आया था। ये पहले उनका ड्राइवर होता था लेकिन मिलने के लिए आया था। अब सवाल है कि रात को 9 बजे के आसपास ये क्यों मिलने आया था, क्या मकसद हो सकता है? तो इसका भी जवाब पता चला। तकरीबन 1,80,000 रुपये इस सत्यप्रकाश साहू ने, यानी जो ड्राइवर था, उसने अपने मालिकों को उधार दे रखे थे, यानी डॉक्टर दंपति को उधार दे रखा था।
ये भी एक अजीब सी बात है। आमतौर पर मालिक जो है वो अपने सर्वेंट्स को उधार देते हैं, लेकिन यहाँ पर मामला उल्टा था। सत्यप्रकाश साहू ने कुछ पैसे जो है उधार दे रखे थे डॉक्टर दंपत्ति को, और डॉक्टर दंपत्ति से ये वही 1,80,000 रुपये मांगने के लिए आया था। इसका ये भी कहना था कि कई बार वो पहले भी पैसे मांग चुका था, लेकिन वो पैसा देने के लिए तैयार, मतलब वो टाल मटोल करते थे, पैसा इसको मिल नहीं पा रहा था। तो थोड़ा ये फ्रस्ट्रेट भी था, लेकिन फिर से अपने पैसों के लिए तगादा करने वो डॉक्टर दंपति के पास पहुंचा था। और इत्तेफाक से उस बीच एक बड़ी अजीब घटना हुआ ये कि डॉक्टर गणेश और डॉक्टर उषा पति पत्नी, इन दोनों के बीच में वहाँ किसी बात को लेकर इसकी मौजूदगी में लड़ाई हो गई। और वो लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि डॉक्टर गणेश सूर्यवंशी ने एक बड़ा सा पत्थर लेकर घर के अंदर अपनी पत्नी उषा सूर्यवंशी के सिर पर हिट कर दिया, वार कर दिया। और वो इतना तेज़ वार था भारी पत्थर का कि उषा फिर संभल ही नहीं पाई और नीचे ज़मीन पर गिर गई। और ये जो गणेश सूर्यवंशी है पति, इसका गुस्सा इतना ज़्यादा था उस समय कि इसने उसको और उसी पत्थर से 2-3 बार और हिट किया, और हिट करते ही जो है बिल्कुल स्कल फ्रैक्चर हो गया, ब्लीडिंग होने लगी। और सत्यप्रकाश की आंखों के सामने डॉक्टर गणेश ने अपनी पत्नी डॉक्टर उषा की हत्या कर दी। और ये सारा मंजर देखकर पहले तो ठिठक गया, घबरा गया, उसे समझ में नहीं आया कि किस तरह से रिएक्ट करूं। लेकिन फिर इसको लगा कि ये तो बहुत बुरा हुआ, और उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मर्डर जैसी चीज़ वो अपनी आंखों से देखेगा। अब उसको ये लगने लगा कि ये डॉक्टर जब इतना हिंसक आदमी है, इतना ख़तरनाक आदमी है, जो अपनी बीवी की हत्या कर सकता है और मेरी आंखों के सामने कर दिया, तो हो सकता है कि ये, मैं चूँकि चश्मदीद हूँ इस मामले में, कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरी हत्या कर दे। तो वो अंदर से डर गया। अब इस तरह की घटना को देखकर कोई भी डरेगा, लेकिन इस तरह की घटना को देखकर हर आदमी एक जैसा रिएक्ट करेगा ये भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन सत्यप्रकाश का जो रिएक्शन था वो बहुत अजीब था। सत्यप्रकाश इस मर्डर केस को देखकर घबरा कर वहाँ से भागने की जगह, या डॉक्टर सूर्यवंशी से मिलकर ये सोचने की जगह कि सबूत क्या है, या आप जैसे डॉक्टर, कई बार होता क्या है कि एक बार कत्ल हो गया, कोई चश्मदीद देख लिया, तो जो कातिल होता है वो चश्मदीद को अपने पाले में मिलाने की कोशिश करता है ताकि ये बाहर किसी को ना बताए, या फिर डराने की कोशिश करता है। तो ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पर। सत्यप्रकाश साहू को ये लगा कि कहीं डॉक्टर गणेश सूर्यवंशी अब मेरी ना हत्या कर दे, क्योंकि मैं इस मामले का इकलौता चश्मदीद गवाह हूँ। इसके बाद इसी खौफ के मारे सत्यप्रकाश ने उसी भारी पत्थर से अचानक डॉक्टर गणेश के सिर पर वार कर दिया। और ये भी हमला वैसा ही था जैसा डॉक्टर गणेश ने थोड़ी देर पहले अपनी पत्नी के सिर पर किया था। ताबड़तोड़ पत्थर के हमले में डॉक्टर गणेश की भी उसी तरह से चंद मिनटों के अंदर दर्दनाक मौत हो गई, जैसी दर्दनाक मौत उसने थोड़ी देर पहले अपनी बीवी को दी थी। और इस बार कत्ल करने वाला ये सत्यप्रकाश साहू था। यानी वहाँ देखा जाए तो 2 कत्ल हुए, लेकिन 2 कत्ल के 2 अलग अलग कातिल थे। एक कातिल वो कत्ल का भी शिकार बन गया, डॉक्टर सत्यप्रकाश, और एक का, माफ कीजिएगा, डॉक्टर गणेश सूर्यवंशी, और एक कातिल सत्यप्रकाश था जो एक कत्ल का गवाह था और दूसरे कत्ल का मुलजिम था। ये हत्या करने के बाद उसको लगा कि अब तो मामला बहुत ख़राब हो गया, अब मैं फंस जाऊंगा। फिर पता नहीं इसके मन में क्या आया, इसने सबूत मिटाने के लिए कमरे में हत्या हुई थी, लाशों को खींचकर ये बाहर ले गया, और फिर कमरे की अच्छी तरह से उसने साफ़ सफाई भी की, आंगन में बॉडी डिस्पोज ऑफ करके छोड़ करके फिर ये घर को बाहर से ही लॉक करके ये फरार हो गया। फरार तो हो गया ये उस रात को, 3 अप्रैल की रात को। लेकिन फरार होने के बाद इसको चिंता सताती रही कि राज कब खुलेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने देख लिया हो, कहीं मैं पकड़ा तो नहीं जाऊंगा। बहुत एंग्जाइटी थी। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई कत्ल करके भागेगा तो मन में डर या एंग्जाइटी तो होगी, इसको भी थी वो एंग्जाइटी। तो बस स्टॉप पर जब गया तो इसका बिहेवियर जो है वो थोड़ा ऑकवर्ड टाइप का था। लेकिन आमतौर पर आदमी किसी से पूछता नहीं है, कोई परेशान आदमी जा रहा है तो आदमी इतना इन्वॉल्व होकर किसी को रोकता टोकता नहीं है, लेकिन देखने वाले देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो कुछ लोगों ने इसको उस रात को कवर्धा बस स्टॉप पर जो है अनयूजुअल तरीके से बेचैनी में घूमते हुए देखा था। इसके बाद तो ये चला गया दुर्ग, फिर वहाँ से वापस आया। अब धीरे धीरे जब इसने ये सारी बातें लाई डिटेक्टर, ब्रेन मैपिंग और नार्को एनालिसिस टेस्ट में बताई, तो पुलिस के पास अब तक की तफ्तीश में जो भी फाइंडिंग थी उसके साथ पुलिस इसकी स्टोरी को मिलाने लगी, सब्सटेंशिएट करने लगी, और सारी चीज़ें मिलने भी लगी। इसके बाद जब इसने सारी बातें बता दी तो फिर पुलिस ने ऑब्वियसली फिर इसको अरेस्ट भी कर लिया। और अरेस्ट करने के बाद पुलिस को यह भी पता चला
कि ये आदमी पहले तो चला गया था दुर्ग, फिर वहाँ से उसी दिन 3 और 4 की दरमियानी रात, मतलब 4 की सुबह तक वापस आ गया था। और फिर ये वापस आने के बाद कवर्धा में जहाँ ये डॉक्टर दंपति रहती है उस मोहल्ले में जाकर ये घूमता टहलता भी रहा। इसने खुद ये बातें बताई। और घूमता टहलता इसलिए रहा क्योंकि इसके मन में ये सोच थी कि लोगों को उस कत्ल का पता चला नहीं चला। इसने देखा कि घर में कोई हलचल नहीं है, किसी को उस कत्ल की कोई जानकारी नहीं है, तो इसको ये भी लगा कि इसका मतलब कत्ल का राज अभी खुला नहीं है। वो बड़ा निश्चिंत हो गया कि जब इतना घंटा गुजर चुका है और राज अभी खुला नहीं है तो अब तो कौन उसे पकड़ेगा, क्योंकि कत्ल जब तक सामने आएगा तब तक चीज़ें और पुरानी हो जाएंगी और उस पर कोई शक भी नहीं है, किसी ने उसको देखा भी नहीं है, तो बड़ा निश्चिंत हो गया। लेकिन इसके बाद जब 6 तारीख को कत्ल के इस मामले का पहली बार खुलासा हुआ, पड़ोसियों को फाउल स्मेल आया और वहाँ जब पुलिस पहुँची तो इसको भी तो पता करना था कि क्या चल रहा है। तो ये वहाँ मौके पर भी पहुँचा था और मौके पर पहुंचकर ये ऑन लुकर्स की तरह, यानी चश्मदीदों की तरह, ये वहाँ पर खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था जो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी। इन सारी चीज़ों से पुलिस बेखबर थी क्योंकि पुलिस को क्या पता भीड़ में कौन सा कातिल है। और 8 साल पहले जब ये मामला हुआ था पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करके सत्यप्रकाश से भी पूछताछ करके इसको जाने दिया था। ये इस मामले में थोड़ा हार्डकोर भी एक तरह से निकला कि ये पुलिस को डॉज देने में, धोखा देने में कामयाब रहा। लेकिन चूंकि पुलिस के सारे शक की सुई इसी के ऊपर टिक रही थी तो फाइनली इस बार पुलिस ने तय किया कि इसको टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन से गुजारना ज़रूरी है, ब्रेन मैपिंग, लाइट डिटेक्टर वगैरह कराना ज़रूरी है। और जब पुलिस ने कराया तो इसने वो सारी कहानी जो पुलिस को टुकड़ों में पता चल रही थी, बिट्स एंड पीसेज में, उस सारी कहानी को जोड़कर इसने ब्रेन मैपिंग और लाइट डिटेक्टर टेस्ट में बहुत सारी बातें पुलिस को बताई, जिसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। और इस तरह से पुलिस ने 8 साल पुराने एक कॉम्प्लिकेटेड मर्डर केस को सॉल्व करने में कामयाबी पाई। देखिए, एक ऐसा मर्डर केस जिसमें 2 कत्ल हुए और 2 कत्ल के 2 अलग अलग कातिल थे, दोनों कत्ल का मोटिव अलग अलग था। 2 कत्ल में 2 लोगों के कत्ल ऐसे हुए जिसमें एक तो बिल्कुल ही इनोसेंट था, जिसका कोई लेना देना नहीं था, और दूसरा जो कत्ल हुआ वो एक कातिल ही था, यानी डॉक्टर पति। तो इस तरह से 2 कत्ल की 2 अलग अलग कहानियां थी, लेकिन कातिल जो है फाइनली जो पकड़ा गया वो एक था, क्योंकि एक कातिल की तो ऑलरेडी मौत हो चुकी थी, फिर उसे पकड़ने का सवाल ही नहीं था। तो ये थी पूरी कहानी जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, बट थैंक्स टू कवर्धा पुलिस और एडिशनल एसपी पुष्पेंद्र सिंह बघेल का मैं खासतौर पर जिक्र करना चाहूँगा, जिनकी अगुवाई में इस मामले की पुलिस ने जाँच की और इतने पुराने केस को पुलिस ने टुकड़ों टुकड़ों में पूरी कहानी को जोड़कर फाइनली सॉल्व कर लिया। तो इस पूरे घटनाक्रम पर आपका नज़रिया क्या है, आप क्या सोचते हैं, पुलिस की तफ्तीश पर आप क्या सोचते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इससे पहले कि इस पेशकश को मैं ख़त्म करूं, आइए जो प्रीवियस स्टोरी मैंने सुनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से एक ऐसा फ़ोन कॉल जो 45 मिनट बाद किया गया और जिस जगह से वो फ़ोन कॉल किया गया उस जगह तक पहुंचने की दूरी सिर्फ 5 मिनट की थी, तो फ़ोन कॉल करने में 45 मिनट का वक्त क्यों लगा? तो ये जो 40 मिनट का फासला है ना, इसने पुलिस को उस मर्डर केस को सॉल्व करने के लिए पहला क्लू दिया। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मर्डर की स्टोरी, जिसे ये भी कहानी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरे ख्याल से ये रीवा की कहानी है, मध्य प्रदेश की। तो इस केस को पुलिस ने सॉल्व किया था। तो आप अगर उस कहानी को देखना, सुनना, जानना चाहते हैं तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में सुप्रतीम से सुनिए में जाकर आप उसे सुन सकते हैं। आइए कुछ कमेंट्स जो आप लोगों ने मेरी प्रीवियस स्टोरी में किए हैं तो वो मैं पढ़ता हूँ। महेंद्र महिपाल जी हैं, इन्होंने कहा है कि क्राइम स्टोरी सुनाने का तरीका बहुत बेहतरीन है और उन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया है, थैंक यू वेरी मच। कृपा शंकर पांथी, इन्होंने भी कमेंट किया, उन्होंने कहा है कि सर आपकी कहानी ज़रूर सुनता हूँ, एक भी सेकंड ख़राब नहीं होता, थैंक यू वेरी मच। जोड़ीदार शायर के नाम से एक आईडी है और इन्होंने ये कहा है कि रिश्तों को तार तार कर देने वाली कहानी है, ऐसी करतूतों से माँ को पता लगता है तो बेचारी माँ अपनी कोख को गालियाँ देती है। बिल्कुल, देखिए हमारे तो खैर दुनिया ऐसी है कि माँ और बच्चों का रिश्ता जो है वो अनमोल होता है, और जब भी किसी बच्चे को कोई नुकसान होता है या कोई बच्चा कोई नालायकी करता है तो फिर माँ अपने आप को कोसती है या दुख भोगती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नौशीन के नाम से एक आईडी है, इन्होंने कहा है कि ये जो नए पुलिस ऑफिसर आए थे उन्होंने सही तरीके से तफ्तीश की, वरना बीजेपी लीडर का इन्वॉल्वमेंट था तो केस आसानी से सॉल्व नहीं होता। आशीष उपाध्याय ने कमेंट किया है और इन्होंने ये कहा है कि जो प्रीवियस पुलिस ऑफिसर थे जिन्होंने उस मामले की तफ्तीश ठीक से नहीं की, वो शायद इस केस को दबा देना चाहते थे। देखिए, कई बार कई मामलों में ऐसा होता है, लेकिन इस मामले में ऐसा है या नहीं ये पक्के तौर पर तो मैं भी नहीं कह सकता। बाकी शाहरुख अंसारी ने कमेंट किया है और
उन्होंने भी स्टोरी को लेकर अपनी बात रखी है। लता के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी कहा है और कहा है कि कहानी बताने का तरीका बहुत अच्छा है, अच्छे से समझा कर आप बताते हो, थैंक यू सर, इन्होंने लिखा है। अंसारी इम्तियाज़ का कमेंट है, बहुत स्वागत आपका। बिट्टू के नाम से एक आईडी है, इन्होंने ये लिखा है कि अभी सबको सज़ा कहाँ मिली है भाई जी, इस केस में सवाल तो आप भी कर सकते हैं यार, इतना तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। रिपोर्टरों का असलियत में तो यही काम होता है, पूरा मामला ख़त्म कर दिया आपने, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई, हो गया न्याय, बस पहला इन अपराधियों लड़कों को 3rd डिग्री अपना कर उनसे पूछा जाए। देखिए, इन्होंने बहुत लंबी चौड़ी बातें लिखी है। मैंने पता नहीं कि इंसाफ हो गया, इस तरह की बात मैंने कही या नहीं, मैं क्यों कहूँगा इंसाफ हुआ या नहीं हुआ, आई डाउट। आपने पता नहीं कैसे ये बात कही, ये बात लिखी बिट्टू जी। मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि कोई एक मामला जो लंबे समय से अनसॉल्व था, उसे पुलिस ने सॉल्व कर लिया, तो अब इंसाफ की तरफ केस तो बढ़ा ना। कल तक जिस मामले में कोई उम्मीद ही नहीं थी, कातिल छुट्टा घूम रहे थे, वो कातिल अगर गिरफ्त में आ गए हैं, पकड़ में आ गए हैं, उनके खिलाफ कल को चार्जशीट दाखिल होगी, तो इंसाफ की तरफ ही कदम बढ़ाने वाली बात हुई। इंसाफ मिल गया ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं बोला, पता नहीं आपने कैसे सुना और कैसे ये कमेंट किया, लेकिन चलिए ठीक है, आपने इतना लंबा चौड़ा कमेंट किया है, बहुत धन्यवाद आपका। इसका मतलब आप हमारी स्टोरीज़ बहुत शिद्दत से सुनते हैं, और इतना लंबा कमेंट तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पढ़ नहीं सकता, मैं तसल्ली से आपका कमेंट फिर से पढ़ूंगा। जेमी के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया है, और हुसैन रतलामी जो है इनका कमेंट है। इसके अलावा एक आईडी है, वो नाम इन्होंने नहीं लिखा है, तो बियर्ड भारी इस तरह से कुछ नाम है, पता नहीं इनका। उद्रेश बिंद साहब ने भी कमेंट किया और उन्होंने कहा है कि इनके साथ भी कुछ इसी तरह की घटना होने वाली थी, लेकिन ये लकीली बच गए, और मतलब समहाउ ये अपने आप को लकी समझते हैं। तो ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अफेक्शनेट के नाम से गाड़ी है, अफेक्शनेट कोरस नाम है शायद, तो इन्होंने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्रीराम सिंह हैं, इनका कमेंट है, और इसके अलावा रंजन कादम्बी का कमेंट है। तारिक मीर साहब हैं, जगदीश चांडेगड़ा जी हमारे रेगुलर लिसनर हैं, कमेंट करते हैं। साधना आचार्य जी का कमेंट है। दीप माला जी रेगुलर लिसनर है, ये भी कमेंट करती हैं। बिहारी लाल बचवा समथिंग के नाम से एक आईडी है, इन्होंने भी कमेंट किया है। असल में अलग से जब आप अपना नाम नहीं लिखते हैं ना, तो आईडी में नाम और सरनेम चूंकि एक साथ जुड़े हुए होते हैं, क्लब्ड होते हैं, तो उसको अलग से रिट्रीव करके पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो एनीवे, आज के लिए इतना ही। बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों का, इतने सारे कमेंट्स करने के लिए, इतना रिस्पॉन्स देने के लिए। आज की कहानी पर, आज के घटनाक्रम पर आपका नज़रिया क्या है, सोच क्या है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं नेक्स्ट जब हाजिर होऊंगा तो इन सवालों का जवाब और आप में से कुछ लोगों के नाम जो हमारी परिपाटी है पढ़ने और बताने की कोशिश करूंगा। फिलहाल इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।